मौलिका सेकेंड अमराज हज़म का जो पहला टॉपिक है वो है इसोफेजाइटिस वर्मेमरी। ये जो मरी है मस्कुलर ट्यूब, जिसका काम है माउस से ग़िज़ा को डिलीवर करके स्टमक में पहुंचाना। इसमें कभी कभी इल्तिहाबी कैफियत पैदा हो जाती है। वर्मेमरी के मरी में जो इल्तिहाब होता है उसे वर्मेमरी कहा जाता है, एसोफेजाइटिस। ये एसोफेजाइटिस जनरली या ज़्यादातर हुमज़त मेदी के रिफ्लक्स की वजह से होता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि मैदे की जो अपने मैदे का जो हुमूज़ी माहौल है, गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट है, वो उसके अपने इसोफेगस की या उसकी मैदे की लाइनिंग को मुतकर्रे कर देता, अल्सरेट कर देता है। और कभी कभी ये अल्सर अपने मैदे की जो ग़िशाए मुखाती है वो अल्सरेट होने की वजह से या उसमें इल्तिहाबी कैफियत पैदा होने की वजह से आज के ज़माने में इस बीमारी को, जिसमें साइमल्टेनियसली मरी की ग़िशाए मुखाती और मैदे की ग़िशाए मुखाती में इल्तिहाबी कैफियत पैदा होने की वजह से उसको आजकल GERD के नाम दिया गया है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीजेस। तो इसोफेजाइटिस में बेसिक फंडामेंटल डिफेक्ट है रिगर्जिटेशन ऑफ एसिड, और वही इसकी ज़्यादा अपने अहम वजह है जिसको वर्मेमरी कहा जाता है, जिसकी वजह सबसे ज़्यादातर जो वर्मेमरी होता है वो रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस की वजह से ही होता है। अब दूसरा इसमें जो अपने ये है कॉजेस, डेफिनेशन हो चुका है। नंबर 2 कॉजेस में नंबर 1, जैसे मैंने इससे पहले बताया, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, जो कि इसोफेगस की जो लोअर पार्ट है उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है वहाँ पर ये रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस की वजह से इसोफेजाइटिस डेवलप होता है। दरअसल क्या होता है कि एक वॉल होता है जो कि गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन पर डेवलप होता है, पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एसिड रिफ्लक्स को प्रिवेंट करता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसमें ये मुकम्मल तौर पर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पाता और ये नामुकम्मल तौर पर या प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता। तो प्रॉपरली क्लोज ना होने की वजह से एसिड रिफ्लक्स ये स्टमक से लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस पे जाता है, और इसकी अपने इरिटेटिव इफेक्ट की वजह से ये इसोफेजियल लाइनिंग पर, गलेट की लाइनिंग पर इल्तिहाबी कैफियत पैदा करता है, और इस इल्तिहाबी कैफियत पैदा करने की वजह से इसको रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस भी कहा जाता है। ये रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस के अगर रिस्क फैक्टर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर रहते हैं, जैसे खाते से फ़ौरन अपने पेट पर चले जाना, या बहुत ज़्यादा ओबेस पर्सन, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड का इस्तेमाल, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल, टी, कॉफ़ी वगैरह, या मेंटली डिप्रेस रहना। ये ऐसे बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर है, या बहुत ज़्यादा फैटी मील, ओवर मील, ऐसी कंडीशन में ये तमाम रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस की वजह बनते हैं। वॉल मुकम्मल तौर पर क्लोज नहीं हो पाता, नतीजा एसिड का रिफ्लक्स लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस पर होता है, और वहाँ की उसकी ग़िशाए मुखाती के अंदर इल्तिहाब पैदा होकर इसोफेजाइटिस पैदा होता है। दूसरा है यूसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस। ये जैसा कि आपको पता है यूसिनोफिल एलर्जिक कंडीशन के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि इसोफेजियल लाइनिंग के अंदर, चाहे वो GERD की वजह से हो, चाहे रिफ्लक्स की वजह से हो, दोनों के वजह से भी या कभी कभी इंडिपेंडेंटली भी एलर्जिक रिएक्शन के नतीजे में भी यूसिनोफिल इसोफेजियल लाइनिंग के ऊपर अपने एक्यूमुलेट होकर उसकी लाइनिंग में इल्तिहाबी कैफियत पैदा करते हैं, वहाँ के टिश्यू को स्लाइटली डैमेज करते हैं, और वहाँ की जो सतह कभी कभी मुतकर्री भी हो जाती है। तो ये यूसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस कहते हैं, जो कि ज़्यादातर कभी कभार या तो फूड एलर्जी की वजह से, जैसे एग है, व्हीट है वगैरह वगैरह, या कभी कभी कोई बीमारियां रहती है जो एलर्जी, राइनाइटिस,
एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये भी इसके सपोर्टिव फैक्टर है जिसकी वजह से इस्नोफिलिक इसोफेजाइटिस डेवलप होती है। इस्नोफिल अपनी इसोफेजियल लाइनिंग के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं। तीसरा है लिम्फोसाइटिक इसोफेजाइटिस। ये लिम्फोसाइट भी इसोफेजियल लाइनिंग के अंदर एक्यूमुलेट होकर उसकी अपने जो गिशा अपने इसोफेगस की जो गिशाएं बुखारती है उसमें इल्तिहाबी कैफियत पैदा करते हैं। बहुत सारे वायरल फैक्टर के नतीजे में भी ऐसा होता है, या कभी कभी सपोरेटिव GERD के साथ साथ ये भी वाक़ई होता है लिम्फोसाइटिक इसोफेजाइटिस। चौथा है ड्रग इंड्यूस्ड। बहुत सारी ऐसी अद्विया है जो अपने इरिटेटिव एक्शन की वजह से, गैस्ट्रिक इरिटेंसी की वजह से, या कभी कभार प्रोलॉन्ग यूज़ करने की वजह से, बहुत सारी बीमारियां ऐसी रहती है जिसमें कुछ दवाइयाँ एनर्जेटिक इंड्यूस जो दवाइयाँ रहती है वो प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से अपनी इरिटेटिव एक्शन की वजह से गैस्ट्रिक ग्लूकोजा पर या इसोफेजियल अपने लोअर इसोफेजियल ग्लूकोजा पर इरिटेटिंग एक्शन डेवलप करने की वजह से, और एसिड्स को बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से ये जो अपने हैं इसोफेजियल लाइनिंग के ऊपर इसके इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। तो ड्रग इंड्यूस्ड इसोफेजाइटिस उसे अपने कहते हैं जो कि ज़्यादातर दवाइयों की वजह से होता है, और दवाइयाँ भी वो जो प्रोलॉन्ग यूज़ की होती हैं। इसमें जनरली अगर देखा जाए तो जो दवाइयाँ इसमें पैदा जनरली पाई जाती हैं उसमें नंबर 1 अगर आइना एनाल्जेसिक ले लीजिए तो उसमें एस्पिरिन है, आइबोप्रोफेन है, एट्रोकॉक्सिन है, वगैरह वगैरह ऐसी दवाइयाँ हैं। इसमें बहुत सारा एकदम ये इंडोमेथेसिन है जिसको एक ग्रुप के अंदर स्टडी किया जाता है जिसको बोला जाता है एनसेड, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये जो दवाइयाँ रहती है एनाल्जेसिक जो कैटेगरीज में आती है, दवाइयों का अगर प्रोलॉन्ग इस्तेमाल किया जाए तो ऐसी कंडीशन डेवलप होती है। जैसा एस्पिरिन ले लीजिए, ISD के अंदर हर पर्सन उसको अपने ब्लड थिनिंग के तौर पर लेता है, एंटीप्लेटलेट एजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में ये इसोफेजाइटिस की कॉज कर सकती है। तो ये एनाल्जेसिक इंड्यूस है। एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह वगैरह। ये एंटीबायोटिक अद्विया ऐसी है जो कि इसोफेजियल लाइनिंग में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पैदा करके इसोफेजाइटिस का सबब बनती है। कुछ स्टेरॉइड्स हैं जिसको प्रोलॉन्ग यूज करने के बाद भी किया जाता है, अपने इसोफेजाइटिस डेवलप हो जाती है, जैसे प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन वगैरह वगैरह, मेटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, बहुत सारी अलग अलग दवाइयाँ रहती है। कुछ एंटी कैंसर ड्रग रहती है जैसे मेथोट्रेक्सेट वगैरह वगैरह। तो ये ड्रग इंड्यूस इसोफेजाइटिस कहलाती है। ऐसी दवाइयाँ जो कि प्रोलॉन्ग यूज के लिए हो और जो अपने इरिटेटिंग एक्शन की वजह से इसोफेजियल लाइनिंग पर, इसोफेजियल के लोअर पार्ट की लाइनिंग पर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पैदा करे और वो इसोफेजाइटिस कॉज करे। तो ये ड्रग इंड्यूस इसोफेजाइटिस है। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस। इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस ऐसी कंडीशन जो मुख्तलिफ इन्फेक्शन के नतीजे में हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फंगस हो। ज़्यादातर जितने भी इसोफेजाइटिस है जिसका ताल्लुक इन्फेक्शन से होता है वो हमेशा या तो बॉडी में पुअर इम्यून मैकेनिज्म की वजह से
या फिर ऐसा पर्सन या ऐसे लोग जो डायबिटीज़ का शिकार होते हैं उनमें ज़्यादातर ये जनरली डेवलप होती है। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो रिफ्लक्स अपनी इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस आमतौर पर कैंडिडा एल्बिकेंस, ये जो ओरल म्यूकोजा के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर एक फंगस डेवलप होता है, वो जो कैंडिडा एल्बिकेंस है उसकी वजह से भी ये इसोफेजाइटिस डेवलप होती है और इसको हम फंगल इसोफेजाइटिस कहते हैं। तो आमतौर पर इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस जो रहती है वो बहुत सारे या तो क्रोनिक इन्फेक्शन के नतीजे में, या फिर पुअर इम्यून सिस्टम के नतीजे में, या फिर ऐसा पर्सन जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस का हो उसके नतीजे में, या फिर ऐसा पर्सन या फिर ऐसा पेशेंट जो कि HIV एड्स या क्रोनिक डिसीजेज वगैरह में सफ़र हो, वो अब अपने पेशेंट जनरली ये इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस के अंदर सफ़र रहता है। अब कुछ ऐसे भी अपने पेशेंट रहते हैं जो कि इम्यूनो सप्रेसेंट थेरेपी यूज करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर भी ऐसे पेशेंट्स भी सबसे ज़्यादा रिस्केबल रहते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट पेशेंट, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट जितने भी रहते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट जितने भी पेशेंट रहते हैं, उनको कंटिन्यूस स्टेरॉइड दी जाती है और कंटिन्यूस स्टेरॉइड इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग देने के बाद उनके अंदर इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। नतीजा फिर बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होता है वो कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से होने वाला इन्फेक्शन, जिसको हम फंगल इसोफेजाइटिस में शुमार करते हैं। तो ये जितने भी है ये असबाब है। इसके अलावा कुछ दूसरे असबाब हैं, जैसे भाई ओबेसिटी है, हाइटस हर्निया है, स्मोकिंग है, एल्कोहल कंजम्पशन है, कुछ केमिकल पेस्टिसाइड है, कार्बोनिक एसिड वगैरह। ये तमाम ऐसे असबाब हैं जो कि इसोफेजाइटिस कॉज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, अलामत। क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में सबसे जो प्रोमिनेंट सिम्टम रहती है, जब एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है और लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस के अंदर अपने इरिटेटिंग एक्शन डेवलप करता है, तो वहाँ पर नंबर 1 जो डोमिनेंट सिम्टम रहती है उसको कहा जाता है हार्टबर्न, जिसको यूनानी इस्तेलाह में बोला जाता है हरकतें नहीं। मरीज खाना खाने के फौरन बाद बहुत ही जलन का एहसास होता है उसे। जलन का एहसास होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि वो बेंडिंग और उसमें बेंडिंग फॉरवर्ड हो जाता है, कभी कभी उसमें सोजिश हो जाती है, कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादा इतनी जलन होती है कि कंटिन्यू मरीज एकदम रेस्टलेस हो जाता है। तो ये जो होती है, जो उसको हार्टबर्न, हरकतें नहीं दी, ये इसोफेजाइटिस की सबसे डोमिनेंट सिम्टम होती है। दूसरी जो सिम्टम रहती है वो रहती है चेस्ट पेन। मरीज में ज़्यादातर ये जो चेस्ट पेन रहता है ये रेट्रोस्टर्नल पेन रहता है,
स्टार्ट। तो चेस्ट पेन सेकेंड, पहले हार्ट बर्न, दूसरा चेस्ट पेन जिसको रेट्रो स्टर्नल चेस्ट पेन भी, रेट्रो स्टर्नल पेन भी कहा जाता है। एकदम स्टर्नल के पीछे खाना खाने के फौरन बाद या कभी कभार उससे पहले भी दर्द में इजाफा हो जाता है। और कभी कभी बहुत सारी ऐसी अशिया जैसी स्पाइसी फूड, कॉफ़ी, अल्कोहल लेने के बाद भी बहुत ज़्यादा सीवियर रेट्रो स्टर्नल चेस्ट पेन होता है। ये जो चेस्ट पेन होता है कभी कभार मरीज को ऐसा फोबिया हो जाता है कि एंजाइना पेक्टोरिस या इस्केमिक हार्ट डिसीज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक का पेन तो ना हो, इसलिए इतना सीवियर पेन होता है जो कि हमेशा पूरा रेट्रो स्टर्नल चेस्ट पेन होता है। और कभी कभी एपिगैस्ट्रिक चेस्ट पेन भी होता है। और साथ में कभी कभी इसमें हार्ट बर्न के साथ रिगर्जिटेशन, जिसको हम बोलते हैं बेल्चिंग, डकारों का आना, कभी कभार वाटर ब्रेश, बिटर टेस्ट लिए हुए जो मुंह में जो पानी आता है वो वाटर ब्रेश, बेल्चिंग वगैरह इसके साइमल्टेनियस कंडीशन मिलती है चेस्ट पेन में। और रेट्रो स्टर्नल चेस्ट पेन के बाद अब तीसरी जो अलामत रहती है डिस्फेजिया। ये डिस्फेजिया ज़्यादातर जिसको हम बोलते हैं निगलने में तकलीफ का होना या शदीद गर्म की सूरत में निगलने में तकलीफ होती है। ये तकलीफ और बढ़ जाती है जब मरीज सॉलिड फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। तो कभी कभार डिस्फेजिया, निगलने में तकलीफ सीवियर होगी, या कभी डिस्फेजिया के साथ साथ पेनफुल स्वेलिंग होगी, जिसको बोला जाता है ओडाइनोफेजिया। ये कंडीशन जनरली तीसरी इसकी अहम अलामत रहती है डिस्फेजिया। चौथी अलामत रहती है इसकी हेमेटोमेसिस। कायोदम, ये उसरुल बला, ये कायोदम। कभी कभार इसोफेजियल लाइनिंग अगर बहुत ज़्यादा अल्सरेट हो जाए और अल्सरेट होने के बाद फिर मरीज़ के अंदर जो अल्सरेशन की वजह से ब्लड वेसल रप्चर होती है, ब्लड वेसल रप्चर होने की वजह से मरीज़ फिर वोमिटिंग करता है और वोमिटिंग होने की वजह से उसे हेमेटोमेसिस कहा जाता है। और ये हेमेटोमेसिस जनरली कभी कभार शासन नाज़िर होती है जब बहुत ज़्यादा वेसल्स के ऊपर प्रेशर आता है या बहुत ज़्यादा अपने एसिड रिफ्लक्स की वजह से लाइनिंग पूरी इसोफेगस की पूरी डैमेज हो जाती है। तब फिर कायोदम के बाद जो सिम्टम मिलती है वह है मिलती है एनीमिया, वक्रोद्गम, कंटिन्यूअस वोमिटिंग होने की वजह से, और वो भी हेमेटोमेसिस होने की वजह से। जब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और रिपीटेडली होती है और रेपिटेडली होती है, तो इसके नतीजे में जो होने वाली जो बीमारी रहती है एनीमिया रहती है। और इसमें तमाम एनीमिया के सिम्टम मिलते हैं। फीलिंग ऑफ एक्सर्शनल डिस्निया मिलेगा, एक्सर्शनल डिस्निया का वर्टाइगो मिलेगा, वर्टाइगो के साथ साथ फिर फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलेगी। और कभी कभार पैलर की कंडीशन पैदा होगी अगर बहुत ज़्यादा एनीमिया हुआ तो ये जो फक्रुद्दम की अलामत हैं ये हेमेटोमेसिस के जो कि रिपीटेडली और रेपिटेडली हो रही है उसके नतीजे में होने वाली ये जो बीमारी है, अपने जो सिम्टम है वो एनीमिया कहलाता है। तो ये 5 सिम्टम जनरली पाई जाती है। ये 5 सिम्टम के साथ साथ बहुत दूसरी कुछ अलग सिम्टम भी रहती है जिसको बोला जाता है फीलिंग ऑफ फुलनेस। हाँ, फीलिंग ऑफ फुलनेस के साथ साथ कभी कभी नौजिया, कभी कभार अपने बर्पिंग, कभी कभार एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कभी कभार रेस्टलेसनेस, कभी इंसोम्निया। ये सब इसके सपोर्टिव फैक्टर है जो कि एसोफेजाइटिस में पाए जाते हैं। लेकिन बेसिकली
5-6 सिम्टम ऐसी होती है जो कि डोमिनेंट सिम्टम रहती है इसोफेजाइटिस के अंदर, जिसमें हार्ट बर्न हरकत मेदी कॉमन है, जिसमें रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन ज़्यादा कॉमन है, जिसमें उस्रुल बला डिस्पेजिया सबसे ज़्यादा कॉमन है। और दो जो सिम्टम रहती है ये जब ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है और उसमें कंटिन्यूस वोमिटिंग में हेमेटोसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है, रिपीटेडली हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में, या फिर हेमेटोसिस ऐसी कंडीशन में होती है जिसमें मरीज़ ने कोई पेस्टिसाइड्स या कुछ केमिकल पॉइजन ले लिया हो, उसके नतीजे में भी बहुत सीवियर वोमिटिंग होती है, उसके नतीजे में भी हेमेटोसिस पैदा होती है। और ये हेमेटोसिस की ही अपने डायरेक्ट उसके नतीजे में होने वाली जो बीमारी है फिर एनीमिया कहलाती है। तो ये 5 सिम्टम जनरली डेवलप होती है। अब नेक्स्ट सेगमेंट है इन्वेस्टिगेशन। नंबर 1 बेरियम स्वैलो, नंबर 2 एंडोस्कोपी, तंजीरे दाखिल। जनरली बेरियम एक कंपाउंड है जिसको सोल्यूशन की शक्ल में दिया जाता है, और ये सोल्यूशन की शक्ल में जो अपने बेरियम कंपाउंड को मिलाते हैं वो कंपाउंड इसोफेजियल लाइनिंग को कोटेड कर लेता है, और अब गैस्ट्रो इसोफेजियल लाइनिंग को कोटेड कर देता है, और कोटेड होने की वजह से ये इजीली विजिबल हो जाती है लाइनिंग, और विजिबल होने की वजह से फिर इस टेस्ट के ज़रिए से उसको बाकायदा उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होती है उसको बआसानी से देखा जाता है। तो ये बेरियम स्वैलो के अंदर जनरली उस अपने लाइनिंग को, अपने इसोफेजियल लाइनिंग को, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को देखा जाता है, उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई एरिथीमा है, कोई कंजेशन है, कोई आउटग्रोथ है, वगैरह वगैरह। दूसरी जो टेस्ट है जो कि अहम टेस्ट है हर गैस्ट्रो इसोफेजियल डिसऑर्डर का, जिसको बोला जाता है एंडोस्कोपी, तंजीरे दाखिली या इसोफेजियो गैस्ट्रो ड्यूडिनोस्कोपी। इसोफेजियो गैस्ट्रो ड्यूडिनोस्कोपी एक थिन ट्यूब रहता है, इंडोस्कोपी देखा जाए तो एक थिन ट्यूब रहता है। ये थिन ट्यूब के साथ साथ एक टीवी कैमरा उसके साथ अटैच होता है। ये टीवी कैमरा जिसको इंडोस्कोप कहा जाता है, इसको बाकायदा फिर माउथ के जरिए, थ्रोट के जरिए से इसोफेगस, स्टमक और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम तक देखा जाता है। इसोफेगस में देखने में इसमें फिर जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है वो उसके अंदर फिर कंजेशन, इरिथीमा, अल्सरेशन, फिर उसमें जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसमें स्ट्रक्चरल कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं, कोई आउट ग्रोथ है कि नहीं, कोई ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें देखते थे अपने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट देखता है। लेकिन इसोफेजाइटिस में खास तौर से कंजेशन, इरिथीमा और अपने वहाँ पर जो अल्सरेशन वगैरह तो नहीं है, ये जनरली देखा जाता है इसोफेजाइटिस में। कभी कभार ऐसा होता है कि अल्सरेशन होने की वजह से अगर वहाँ पर या कभी कभार कोई आउट ग्रोथ दिखने की वजह से उसके एक पीस को भी ले लिया जाता है बायोप्सी के लिए। तो ये जनरली इंडोस्कोपी मेथड के ज़रिए से सबसे ये परफेक्ट डायग्नोसिस का तरीका है, जिसमें बहुत सारी जो गैस्ट्रो इसोफेजियल डिसीजेज है उनकी कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस इस गैस्ट्रो इसोफेजियो गैस्ट्रो ड्यूडिनोस्कोपी के ज़रिए से होती है, एंडोस्कोपी के ज़रिए से होती है। तीसरी चीज़ तंजीरे दाखिली के हो गया। अब इसके बाद आइए डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस
या तो कोलिलिथियासिस से करते हैं या फिर एंजाइना पेक्टोरिस से करते हैं। दो चीजें सबसे कम है। कोलिलिथियासिस जो गॉल ब्लैडर स्टोन रहता है उसके अंदर भी जब कोई अपने पेशेंट कोलिलिथियासिस का पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा फैटी मील या ऑयली फूड खा लेता है ज़्यादातर या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेता है तो वो अपने इंटेक करने की वजह से जो गैस्ट्रो अपने इसोफेजियल जो एसिड रिफ्लक्स होता है और एसिड रिफ्लक्स होने की वजह से उसको नॉजिया वोमिटिंग वगैरह ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ऐसा लगता है कि इसको कोलिलिथियासिस में भी सेम सिम्टम नज़र आते हैं और इसोफेजाइटिस के अंदर भी सेम सिम्टम नज़र आते हैं। तो ये जो गॉल ब्लैडर जो डिस्पेप्सिया रहता है, ये गॉल ब्लैडर डिस्पेप्सिया को कोरिलेट किया जाता है इसोफेजाइटिस से यू सोनोग्राफी के जरिए से वगैरह। दूसरा एंजाइना पेक्टोरिस, जैसा कि मैंने बताया आपको, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स रिगर्जिटेट हो रहा है, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस पर बहुत ज़्यादा उसके अपने इरिटेटिंग एक्शन की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन में इल्तिहाबी कैफियत बहुत शदीद है, उसकी वजह से जो रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होता है वो चेस्ट पेन भी कभी कभार एंजाइना पेक्टोरिस या मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर आईएसडी में भी सेम होता है। इसलिए इसको वो अपने ईसीजी के जरिए से फिर इसको रूल आउट किया जाता है और ये कंडीशन जनरली इस्केमिक हार्ट डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के से इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। नेक्स्ट सेगमेंट है उसूले इलाज। उसूले इलाज में अब इसोफेजियल लाइनिंग के अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पैदा हो रही है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में जो इसका डोमिनेंट कॉज है वो रिफ्लक्स है। एसिडिक जो इन्वायरमेंट है उसमें जो हुमूजत है, जो अपनी मेदी की जो हुमूजत है उसके अंदर तकैबुर पैदा हो रहा है, रजत पैदा हो रही है, रिफ्लक्स और रिगर्जिटेशन हो रहा है और वो रिगर्जिटेशन की वजह से मेरे अपने इसोफेगस के लोअर पार्ट के अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पैदा हो गई है। तो उस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को दूर करने के लिए मुहल्लिले औराम अद्विया का इस्तेमाल किया जाता है। मुहल्लिले औराम अद्विया में सबसे ज़्यादा जो जनरली अपनी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को दूर करती है उसमें अगर देखा जाए तो सुकूब असलुस सोप को 6 ग्राम, अर्के मको और अर्के कासनी को बादस गिज़ा लिया जाए तो ये मुहल्लिले औराम दवाओं का काम करेगी और इससे बहुत ज़्यादा मरीज़ की जो अपर जो इसोफेजियल लोअर पार्ट ऑफ इसोफेजियल या अपनी ज़ीफ़ी स्टर्नम के पास या एपिगैस्ट्रिक पेन या फमे मैदा के पास जो दर्द है उसमें बहुत अच्छा खासी कमी वाक़ई होती है। इसी से रिलेटेड अगर मॉडर्न में लिया जाए तो उसमें फिर डायसाइक्लोमाइन है, रोटाफेन है, ये अद्विया जो है जिनको एंटीस्पास्मोडिक अद्विया भी कहा जाता है, ये इनको भी लेने की वजह से अपने चेस्ट में अपने अपर इसोफेजियल जो अपने फमे मैदा पर जो दर्द है वो उसमें कमी वाक़ई होती है। दूसरी जो अपनी दवाइयाँ जो बेसिक जो सही डोमिनेंट कॉज को ट्रीट करती है वो है दाफे हुमूजत अद्विया। दाफे हुमूजत अद्विया को अगर इसको ही अगर मॉडल में देखा जाए तो इसमें 2 कैटेगरीज है जो कि एसिड सप्रेसेंट ड्रग्स कहलाती है, जिसको H2 ब्लॉकर ड्रग्स कहते हैं और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स कहते हैं। तो दाफे हुमूजत अद्विया के अंदर अगर पुरसे अल्कली जवारिश आंवला के साथ दे दिया जाए 6 ग्राम तो इससे भी एसिड सप्रेसेंट अपने कम होता है और जो अपने हार्ट बर्न होता है वो भी इससे कम होता है। या कभी कभी जवारिश शाही दिया जाए तो उसकी वजह से भी ये जो हार्ट बर्न है और जो हुमूजत बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है वो कम होती है। साथ में अगर H2 ब्लॉकर ड्रग्स ऐसी दवाइयाँ जो कि हिस्टामिन को ब्लॉक कर कर एसिड सप्रेसेंट को में कमी लाती है, जिसमें रेनिडिन, फेमोडेडिन वगैरह वगैरह बहुत सारी दवाइयाँ आती है।
ये भी 150 mg, फैमोटिडिन 20 mg बिफोर मील दिया जाए तो इससे भी एसिड सप्रेजेंट में होता है। और ये दवाइयाँ जो एसिड के जो प्रोडक्शन है उसमें कमी करके जो अपने हरकतें मेली है या जो हार्ट बर्न है उसकी कंडीशन को कम करती है और इसोफेजियल इरिटेशन को भी कम करके वहाँ पर उसकी स्वेलिंग भी ग्रेजुअली कम होनी शुरू होती है। दूसरी दवाइयाँ रहती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिसमें लैंसोप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल, रेबिप्रेजोल, ये तमाम दवाइयाँ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की कैटेगरीज में आती है, जो कि एसिड सप्रेशन का काम करती है या एसिड में कमी लाकर वहाँ पर जितनी भी गिशाएँ मुखाती है उसके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उसको कम करती है। और ये जो दवाइयाँ रहती है ये तमाम के तमाम दाफ़े हुमूज़त अद्विया हैं। ये दाफ़े हुमूज़त अद्विया हमेशा रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस का की ट्रीटमेंट रहता है। रूट कॉज जो रहता है उसको ट्रीट करने के लिए ये दवाइयाँ लेना मस्ट है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ प्रोकाइनेटिक ड्रग्स भी दी जाती है, जिसमें डोमपेरिडोन जो कि मैदे में जो अपने ग़िज़ा है उसमें रैपिड इम्पिटिंग हो जाए तो उसमें इसे डोमपेरिडोन जैसी दवाइयों को या एटोप्राइड दवाइयों को दिया जाता है, जो कि प्रोकाइनेटिक ड्रग्स कहलाती है। तो ये जो अपने ट्रीटमेंट रहता है ये जनरली रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस में सबसे ज़्यादा कारआमद होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो इस्नोफिलिक इसोफेजाइटिस है, इस्नोफिलिक इसोफेजाइटिस के अंदर जनरली कुछ स्टेरॉइड दी जाती है ताकि इस्नोफिल जो लाइनिंग के अंदर एक्यूमुलेट हुआ है वो उसको पूरा के पूरा ये किया जाए, जिसमें फ्लुलिटिकेज़ोन, ये जो दवाई है स्टेरॉइड दवाइयाँ रहती है फ्लुलिटिकेज़ोन, इसको भी दिया जाता है। साथ में बुटोसुनामाइड, ये इस्नोफिलिक इसोफेजाइटिस के अंदर जनरली दिया जाता है। तो ये उसका आम इलाज है, दाफे जो अपने आम उसूले इलाज है, जिसमें मौलिद औराम अदविया, जिसमें हरके मक्को हरके कासमी असलोस के इमरा अगर दिया जाए तो अपने मौलिद औराम अदविया का काम करेंगे। दाफे मुज़द अदविया, जवारिशी शाही है, जवारिशी आमला है, पुरसे अलकली, अगर ये तमाम दिए जाए तो दाफे मुज़द अदविया इसकी वजह से भी होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा केमिकल पॉइजनिंग की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन सीवियर होने की वजह से, एनाल्जेसिक जो दवाइयाँ अपने गैस्ट्रिक इरिटेंसी की वजह से, कभी कभार ऐसा होता है कि वो अपने इसोफेजियल लाइनिंग को या गैस्ट्रिक लाइनिंग को बहुत ज़्यादा अल्सरेट कर देती है और अल्सरेट करने की वजह से फिर मरीज़ के अंदर कयोदम की कैफियत पैदा हो जाती है। कयोदम की कैफियत बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज पैदा हो जाए तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर हाबिसुद्दम अदविया दी जाती है, जिसमें कुर्से तबाशिर है, जिसको शरबत इंजबार के साथ अगर दिया जाए तो भी ये अपने हिपेटेमेसिस को चेक करने का काम करती है। दूसरा, अगर मॉडर्न में देखा जाए तो ट्रेनएक्जिमिक एसिड को दिया जाता है, ये भी एक हीमोस्टेटिक ड्रग है, चाहे ये इंजेक्शन की सूरत में हो या टैबलेट की सूरत में हो, ये भी एक हीमोस्टेटिक ड्रग है, इसको दिया जाता है। उसके अलावा फिर मुंदमिले कुरु अदविया को भी दिया जाता है। ये तमाम जो उसूल इलाज है ये इसोफेजाइटिस का है और उससे रिलेटेड इसका इलाज है। और उसमें ज़्यादातर अगर मॉडर्न में देखा जाए तो रेनिटेडिन, फेमोटेडिन वगैरह दिया जाता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को अगर देखा जाए तो उसमें पेंटोप्रेजोल, रेबिप्रेजोल, लेंसोप्रेजोल और उसके साथ साथ डोमपेरिडोन या एटोप्राइड प्रोकाइनेटिक ड्रग्स को भी दिया जाता है, तो भी ये कंडीशन जनरली डेवलप होती है। ये अपनी कंडीशन को दूर किया जाता है। तो ये तमाम के तमाम ये इसोफेजाइटिस का इलाज होता है। नेक्स्ट सेगमेंट है कॉम्प्लिकेशन। तो इलाज में हमने जैसे देखा
दाफे कुछ अपनी दाफे मुज़द अद्विया है जो उसका की सोर्स है। दाफे मुज़द अद्विया दी जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी स्पास्मोटिक अद्विया दी जाती है। फिर उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई तो हीमोस्टेटिक ड्रग दी जाती है। अगर हीमोस्टेटिक ड्रग अगर देने के बावजूद भी अगर ये नहीं हो रहा है तो उसके नतीजे में होने वाली चीज़ एनीमिया होती है, फखरुद्दम, तो फिर उसकी दवाइयाँ दी जाती है। लेकिन ज़्यादातर इसोफेजाइटिस ये सेल्फ लाइनिंग जो अपनी उसकी इनर लाइनिंग रहती है इसोफेगस की, उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इतनी ज़्यादा शदीद नहीं होती कि मरीज़ की जो उसकी अपनी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन की तरफ पहुंच जाए। ये बहुत ही सिंपल डिसीज़ होती है जो कि ज़्यादातर एसिड रिफ्लक्स की वजह से होती है। इसलिए एसिड रिफ्लक्स को अगर सप्रेस कर दिया जाए या डिक्रीज़ कर दिया जाए तो ये अपने मरीज़ में बहुत ही जल्द खाते हुआ उसमें इफाका होकर मरीज़ सेहत तंदुरुस्त हो जाता है। लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो मरीज़ को करनी चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा रखिएगा और सयाल अज्जिया का इस्तेमाल करें, मिर्च मसाले वाली ग़िज़ा, कॉफ़ी, टोबैको, स्मोकिंग वगैरह से दूर रहें। अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा मोटा है तो वो अपने वज़न कम करने की तदाबीर अपने करें। रियाज़त के लिए उसको कहा जाए ज़्यादातर। और उसके साथ साथ जो भी एक्सरसाइज है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जितने भी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन जो अपने कारगर मुफर्रिक मात्रा पैदा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, जिसका सप्रेसिव एक्शन रहता है अपने बहुत ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन के ऊपर। तो रियाज़त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा फरबई मोटापा अगर हो तो उसको कम करने के लिए वज़न कम करने की तदाबीर इख्तियार करें और साथ साथ ट्रीटमेंट इख्तियार करें। इसके बाद जो लास्ट जो अपने रहती है वो है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में नंबर 1, अगर मरीज़ में रिपीटेड अगर इसोफेजाइटिस होते रह रहा है, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस एसिड रिफ्लक्स कंटिन्यूस होते रह रहा है, तो ऐसे मरीज़ में कुछ अरसे बाद स्कैरिंग पैदा हो जाती है या इसोफेजियल स्ट्रिक्चर पैदा हो जाता है। ये इसोफेजियल स्ट्रिक्चर पैदा होने की वजह से फिर जो इसकी अहम जो अपने सिम्टम है डिस्फेजिया, ये बहुत ज़्यादा ऑसिफॉट डोमिनेंटली पैदा होती रहती है अगर मरीज़ कोई भी बोलस ऑफ फूड को एंगल्फ कर रहा है तब। यही कंडीशन अगर और ज़्यादा प्रोग्रेस करे तो ये कंडीशन प्री कैंसरस कंडीशन कहलाती है, जिसको बोला जाता है बैरेट्स इसोफेगस, जिसमें मेटाप्लास्टिक चेंजेस पैदा हो जाती है इसोफेजियल म्यूकोसा के अंदर या इसोफेजियल लाइनिंग के अंदर। कभी कभी उसमें स्कैमोस मेटाप्लेजिया पैदा हो जाता है या कभी कभी ऐसा अपने कंडीशन पैदा हो जाती है सेल लाइनिंग के अंदर जो कि आगे चलकर मरीज में कैंसर ऑफ इसोफेगस की वजह बन सकती है। इसको बैरेट इसोफेगस कहते हैं। तो ये है इसोफेजाइटिस। ये इसोफेजाइटिस में जो डोमिनेंट कॉज है वो रिफ्लक्स का ही है। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर अगर मुकम्मल तौर पर क्लोज ना हो पाए तो एसिड रिफ्लक्स लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस के अंदर रिगर्जिटेट करता है और उसकी लाइनिंग के अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पैदा करके इल्तिहाबी कंडीशन पैदा करता है और उसे इसोफेजाइटिस कहा जाता है। इसके बाद फिर यही जो कंडीशन है उसकी जो अलामात रहती है उसमें सबसे ज़्यादा हार्ट बर्न है, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है, डिस्फेजिया है, वाटर ब्रेश है, एरोफेजी है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा नौजिया है। ये कंडीशन जनरली पैदा होती है। फिर डिस्फेजिया है, बहुत ज़्यादा अगर केमिकल पॉइजनिंग वगैरह लिया हो या बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन हो जिसमें कि कार्बोलिक एसिड को इंटेक किया हो, कोई पेस्टिसाइड को इंटेक किया हो या कुछ ऐसी ड्रग्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंटेक कर लिया हो, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर सीवियर हेमेटोमेसिस कायोदम की कंडीशन पैदा होगी जिससे मरीज़ की कंडीशन क्रिटिकल भी हो सकती है। वो भी इसकी सिम्टम है। और कायोदम या हेमेटोमेसिस रिपीटेड होने की वजह से इसमें एनीमिया की कंडीशन पैदा होगी। फिर वही एक्सर्शन डिस्निया, पैलर वगैरह, पाल्पिटेशन, टेकिनिया वगैरह की कंडीशन पैदा होगी। तो ये उसके सिम्टम्स हैं। और सिम्टम्स के बाद जो अपने उसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसमें अपने तुम्हारा गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडल अल्सर है, एंजाइना पेक्टोरिस है, सुबह सदरिया है और उसके साथ साथ इसातुल अपने मिरारा है।
ये कंडीशन जनरली है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट का जो अपने उसूल इलाज जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसा मैंने बताया आपको, दाफ़े हुज़त मेदी अदविया है, उसके साथ साथ मौलनिल औराम अदविया है, उसके साथ साथ आबेसुद्दम अदविया है, मुंदबिल कुरू अदविया है, ये तमाम के तमाम दी जाती है इलाज के अंदर। फिर अपनी सुबह असलोसोद जो है अर्के मको अर्के कास्ती के साथ दिया जाता है, जवारिशी शाही दी जाती है, कुर्से अलकली दी जाती है। इलाज जदीद में अगर देखा जाए तो प्रोटॉन पर इन्हिबिटर, H2 ब्लॉकर दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें रेनिटेडिन है, पेमोटेडिन है, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर के अंदर लेंसोप्रेजोल है, रेबिप्रेजोल है, पेंटोप्रेजोल है, और साथ में प्रोकाइनेटिक ड्रग डॉमपेरिडोन, इटोप्राइड वगैरह है। तो ये तमाम अद्विया देने से ये अपने जो हुकूज़त जो रहती है वो एक नॉर्मल कंडीशन में उसका सिक्रीशन होता है और इसोफेजियल लाइनिंग के ऊपर ज़्यादा इरिटेशन नहीं होता, और ये कंडीशन जनरली वापस फिर कुछ दिनों के अंदर मरीज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन की तरफ वापस आ जाता है, अगर उसने एहतियात बराबर ना किया हो और दवाइयाँ बराबर ना ली हो तब। अदरवाइज ये कंडीशन रिपीटेड वाक़ होगी, इसोफेजाइटिस क्रोनिक इसोफेजाइटिस में कन्वर्ट होगा, कभी कभी उसके अंदर नैरोइंग या स्ट्रिक्चर पैदा हो जाएगा, या कभी कभी प्री कैंसरस कंडीशन भी पैदा हो जाती है, जिसमें मेटाप्लास्टिक चेंजेस इसोफेजियल लाइनिंग में पैदा होंगी, जिसे बैरेट्स इसोफेगस कहा जाता है। तो ओवरऑल इसोफेजाइटिस एक अपने इसोफेगस वर्मेमरी का इल्तिहाब है, जो कि कुछ असबाब की बिना पर होता है, और ये जो कंडीशन है ज़्यादातर क्रिटिकल नहीं होती है, इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है, और शाज़ व नादिर ही ये अपनी कंडीशन अगर केमिकल पॉइजनिंग हो या पेस्टिसाइड हो या ऐसी अद्विया जिसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसा एनाल्जेसिक इंड्यूस जो ड्रग्स है उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में बहुत प्रोफ्यूज वोमिटिंग होने की वजह से मरीज़ क्रिटिकल कंडीशन में पहुँच सकता है। अदरवाइज ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी माइल्ड बीमारी है जिसमें अगर हुकूज़त के ऊपर एसिडिक इन्वायरमेंट जो मैदे का है उसके ऊपर अगर कंट्रोल कर दिया जाए तो ये बीमारी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कुछ ही दिनों में वापस आ जाती है। साथ ही अगर मरीज़ ने परहेज़ किया हो और ऐसी अपनी ग़िज़ा इस्तेमाल न की हो जिसमें एसिड सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन ज़्यादा पैदा होता है, तो फिर ये कंडीशन जनरली आगे फ्यूचर में क्रोनिसिटी की तरफ तब्दील हो सकती है। अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा एक माइल्ड डिसीज़ है जो कि बहुत कुछ अपने एक हफ्ते के अंदर वापस मरीज़ को इफाका हो जाता है और मरीज़ मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो जाता है। इसकी प्रोग्नोसिस बहुत गुड होती है, और ये जो डिसीज़ है ये इसका पूरा दारोमदार एसिड रिफ्लक्स पर होता है, और एसिड रिफ्लक्स को कंट्रोल करना ही इस बीमारी का मेन डॉक्टर के सामने गोल रहता है, ताकि वो एसिड प्रोडक्शन को सप्रेस करे या नॉर्मलाइज करे, और ये नॉर्मलाइज करने के बाद एसिड प्रोडक्शन ये कंडीशन के अंदर इरिटेशन इफेक्ट खत्म हो जाता है और इसोफेगस की लाइनिंग फिर से रिपेयर होकर नॉर्मल हो जाती है। तो ये बीमारी बहुत ही माइल्ड डिसीज़ है जो कि ज़्यादातर डाइटरी फैक्टर की वजह से सबसे ज़्यादा पैदा होती है। तो ये है इल्तिहाब मरी इसोफेजाइटिस। ओके, उम्मीद कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्यूरी है तो उसे पर्सनली फ़ोन पर बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।